हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए। तो अब हम अपनी जो सेकंड यूनिट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड, जो फर्स्ट यूनिट है उसको ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा बहुत आपका सीपीयू का पार्ट रहता है, उसे भी हम कवर कर लेंगे अपना धीरे धीरे। तो अभी हम लोग अपने पाइथन की तरफ चलते हैं, पाइथन को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथन जब आप पढ़ने चलोगे तो सबसे पहले आपका चैप्टर आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हम इससे डील करते हैं, कैसे हम इस चीज़ को, कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई है उसे हम डिकम्पोज करते हैं, देन उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कुछ एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, और एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में वो सारे के सारे मैंने विद आंसर्स इस जो ये पीपीटी है मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो सारे आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी भी, और सारे जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो भी आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो एकदम लास्ट तक वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है। और कुछ एक क्वेश्चंस भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आपको उनका आंसर जरूर लिख करके देखना है। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे शेयर भी करना है आप लोगों ने जिसने क्वेश्चंस को लिखा है, ठीक है। जरूर लिख करके वहाँ पे शेयर जरूर करना है, मैं सभी के आंसर्स देखूंगी कि कौन कैसा लिख रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर को देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हाँ, डीएम मैं मतलब ठीक है आप लोग डीएम करते हो कि, लेकिन मैं क्वेश्चंस के लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रुप में ही शेयर करना, उससे कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों के अंदर। क्योंकि आप लोग इंडिविजुअली डीएम में अगर मुझे दिखाओगे तो उसमें क्या है कि उतना ज़्यादा, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं मैसेज ना भी देख पाऊँ, या मुझे उतना टाइम नहीं होता कि मैं पर्टिकुलर एक एक को इतना मतलब टाइम दे सकूँ। तो आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, ग्रुप में अपनी शीट्स शेयर करो कि कैसा लिख रहे हो, कैसा आप नहीं लिख रहे हो, कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, ठीक है। तो ग्रुप मैंने बना रखा है जो, उसमें सारे के सारे ऐड हो जाना, वहाँ पे आप अपना आंसर शीट्स को शेयर करके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अपना, चैप्टर देखते हैं अपना। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, अब आप की जो आप स्कूटर भी चलाते हो, बाइक भी चलाते हो, गाड़ी भी चलाते होगे, सबसे पहले आप देखते होगे कि चला रहे हो चलते 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 हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई तो आपने देखा कि ठीक है जो स्कूटी है मेरी वो स्टार्ट होना ही बंद हो गई है, स्टार्ट होना बंद हो गई है। तो उसमें आप सबसे पहले क्या देखोगे कि स्टार्ट होना बंद हुई है, वो प्रॉब्लम कहाँ आई है। इसमें प्रॉब्लम पहले तो ये देखोगे ना कि प्रॉब्लम कहाँ आई है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है हमें, ठीक है। देन उसके बाद ये देखोगे कि हाँ अभी इसके इंजन में प्रॉब्लम है, ठीक है, इंजन में प्रॉब्लम है। या फिर आप मैकेनिक के पास जाओगे, मैकेनिक भी पहले यही देखेगा ना कि प्रॉब्लम कहाँ आई है। स्टार्ट सबसे पहले तो देखेगा, आप उसके पास अपना व्हीकल ले जाके खड़ा कर दोगे, वो देखेगा कि सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को देखेगा कि भाई इसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। देन फिर वो क्या करेगा कि हाँ स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, इंजन की वजह से स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। उसने देखा कि इंजन भी चेक कर लिया उसने, ठीक है, उसने रेस को भी चेक कर लिया, उसने जहाँ पे आप की इंसर्ट करते हो वहाँ भी चेक कर लिया, लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो डिफेक्ट मिला आपका इंजन में, ठीक है, इंजन में डिफेक्ट मिला। फिर उसके लिए क्या करेगा, इक्विपमेंट्स लेके आएगा, सारे के सारे औजार लेके आएगा, फिर उसे ठीक करने लगेगा। वो ठीक करने लगेगा तो फिर वो उसे ठीक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है किसी भी चीज़ का। देन उसके बाद फिर क्या होता है, उसको फिर वो चला करके देखेगा, ठीक है। तो यही सारी स्टेप्स हम अपने कंप्यूटर में फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखो नाम ही बता रहा है कि प्रॉब्लम को सोल्व करना, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। वट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए चैलेंज। सबसे पहले तो चैलेंज को, जो भी अभी हमने स्कूटी की बात करी है, सबसे पहले तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे सामने क्या चैलेंज आ रहा है, हमारी स्कूटी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर क्या करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके लिए क्या करेंगे, हम एल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई हमें हमारी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, हमारा जो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले मैं इंजन को खोलूंगा, देन उसमें ऑयलिंग करूंगा, ठीक है। वो सारे स्टेप्स हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे उसके लिए। फिर हम क्या करेंगे, उसका एल्गोरिदम करने के बाद देन उसके बाद लिखेंगे प्रोग्राम।
प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर है हमारा वो तो प्रोग्राम को ही समझता है। प्रोग्राम करके फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। देन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसकी मेंटेनेंस करेंगे, डीबग करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे हम रिमूव करेंगे। तो ये सारी हमारी स्टेप्स होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आप टिकट बुक करवाते हो, ठीक है, टिकट बुक करवाना है। जो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, पहले टाइम में जब ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होती थी तो रेलवे स्टेशन पे जाकर के इतने सारे लोगों की टिकट्स, कितनी लंबी लंबी लाइंस लगती थी, तो बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने इसको क्या किया है, बहुत इजी बना दिया है प्रॉब्लम को सोल्व करके, क्योंकि हमारे जो एप्स वगैरह हैं वो भी डेवलप कर दिए गए हैं। तो उससे क्या है कि सारी चीज़ें हमारी जो हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ थी ना हमारे लिए, वो आज क्या हो गई है, ईजी और एफिशिएंट हो गई है, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स क्या क्या फॉलो होंगे, स्टेप्स वही, सबसे पहले एनालाइज करेंगे हम प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम आई है, फिर उसके लिए एल्गोरिदम लिखेंगे। देन उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसे क्या करेंगे, रन करेंगे, और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये 4 स्टेप होती हैं। यू मस्ट फर्स्ट क्लियरली अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वट द प्रॉब्लम इज, कि आपकी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो क्या है। वट इनपुट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्या आप इसमें इनपुट डालोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। एंड वट द डिजायर्ड आउटपुट शुड बी, तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ योर व्हीकल मेक्स अ स्ट्रेंज नॉइज, अगर आपका जो व्हीकल है, जैसे आप चला रहे हो, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, कि वो जैसे मतलब कई बार आती है ना आवाज़ खट 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 की, तो इरिटेटिव, मतलब इरिटेटिंग लगता है वो एकदम, कि हाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है मेरी गाड़ी में, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ये देखते हो कि आपकी गाड़ी में आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत स्ट्रेंज सी, कहाँ से आ रही है। तो मैकेनिक क्या करेगा, सबसे पहले वो एनालाइज करेगा चीज़ों को कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, और फिर क्या करेगा, उसके लिए प्लान करेगा। प्लान मतलब एल्गोरिदम उसके लिए वो डेवलप करेगा। तो जो एल्गोरिदम होती है वो हमारी क्या होती है, प्लानिंग स्टेज होती है। एंड एल्गोरिदम इज़ अ प्रीसाइज, एल्गोरिदम होती है जो वो एकदम प्रीसाइज होनी चाहिए, मतलब ठीक होनी चाहिए एल्गोरिदम। ये नहीं है कि भाई आप प्रॉब्लम आई है इंजन में और मैकेनिक ठीक करने लगा है लाइट को, तो हमारी जो प्रॉब्लम, जो एल्गोरिदम है वो प्रीसाइज होनी चाहिए। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स, फाइनाइट स्टेप्स होनी चाहिए। ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम के लिए हमारा लूप चल रहा है, ठीक है। फाइनाइट स्टेप्स होनी चाहिए, दैट विल लीड टू डिजायर रिजल्ट, ताकि जो रिजल्ट हमें चाहिए वो आ सके। थिंक ऑफ इट लाइक अ परफेक्टली रिटन रेसिपी, की एक आप कुछ भी बना रहे हो घर पे, कि उसकी परफेक्ट रेसिपी, जैसे कि आपने मान लो मैगी ही बनानी स्टार्ट करी, तो मैगी के लिए प्रॉपर एक रेसिपी फॉलो होती है ना, कि हाँ भाई एक परफेक्ट मैगी बनाने के लिए रेसिपी, ये थोड़ी कि पहले आपने पैन में मैगी डाल दी, देन आप उसमें उसको मैगी को चला रहे हो और बहुत देर बाद आप पानी डाल रहे हो, तो उसमें मैगी जल जाएगी। तो जो हमारी एल्गोरिदम है ना, तो वो एक इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हों, स्टेप बाय स्टेप लिखी हों, ताकि जो हमें रिजल्ट चाहिए है, डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए हमारा, वो रिजल्ट आ सके। अगर आप पहले से ही मैगी फ्राई करने लग जाओगे, बहुत देर बाद पानी डालोगे, मैगी जल जाएगी। जो हमें आउटपुट चाहिए, जो अच्छी मैगी हमें चाहिए, वो तो हमारा आया ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी एल्गोरिदम है वो हमारी प्रिसाइज होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद है कोडिंग। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने एल्गोरिदम लिखी है उसको हम फाइनलाइज कर देंगे। हाँ भाई ठीक है, ये हमने एल्गोरिदम लिख दी है, अब इसके ऊपर हम कोड लिखेंगे। कोड क्यों लिखने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो तो कोडिंग को ही अंडरस्टैंड करेगा, एल्गोरिदम को तो अंडरस्टैंड हमारा कंप्यूटर नहीं कर सकता। एल्गोरिदम तो जो होते हैं ना, वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी जाती हैं, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, ठीक है, कि हमें इस तरीके से अपना प्रोग्राम लिखना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। फिर उसके बाद जो हमने प्रोग्राम लिख दिया है उसे हम रन करेंगे, ठीक है, कि क्या वो ठीक से हमारा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो भी हमें आउटपुट चाहिए था क्या वो आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कोई एरर आ रहा है, तो डिफेक्ट आ रहा है, तो उसे हम ठीक करेंगे, डिबग करेंगे, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हमारे होंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा मेंटेनेंस। उसके बाद इसमें टाइम टू टाइम जो भी हम देखते रहेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई है थी, तो जो भी प्रॉब्लम बीच बीच में आ रही है उन्हें फिक्स करेंगे। जैसे आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि बार बार सॉफ्टवेयर अपडेशन आती रहती हैं, तो वो मेंटेनेंस ही तो है, वो प्रॉब्लम्स को फिक्स ही तो करते हैं कि हाँ यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आई है। अब वो अपडेट डाल के फिर आप डाउनलोड करते हो, आप देखते हो कि कुछ नई अपडेट आई है। पहले स्टेटस इस तरीके से दिखते थे व्हाट्सएप पे, अब अलग तरीके से दिख रहे हैं। अब व्हाट्सएप पे चैनल भी बनने लगे हैं, आप कम्युनिटी ग्रुप भी बनने लगे हैं, ठीक है। पहले तो व्हाट्सएप पे आप स्टेटस भी नहीं लगा सकते, जैसे आप अपनी फ़ोटो लगाते हो, तो वो देखा ना व्हाट्सएप ने कि हाँ भाई मुझे टाइम के साथ साथ इवॉल्व होना पड़ेगा।
मुझे ये अपडेशन लेके ही आनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने इसकी मेंटेनेंस करके इसमें प्रॉब्लम्स को फिक्स किया, तो वो सब हमारे किस में आएंगे, मेंटेनेंस के स्टेप में, ठीक है। तो ये हमारे, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है डायग्राम। तो देखो सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप क्या होंगे, एनालाइज करो प्रॉब्लम को, देन उसके बाद एल्गोरिदम को डेवलप करो, देन कोडिंग करो, देन टेस्ट एंड डिबगिंग। ये क्वेश्चन आपका सीधा का सीधा पेपर में बनता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं और उनको डिटेल में डिफाइन करो। तो वो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। साथ के साथ मैं ऐसे डिस्कस करती चलूँगी आप लोगों के साथ कि कहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो जैसे ये एक बंदा है, ये कहीं घूमने गया था, तो रास्ते में इसकी बाइक ख़राब हो गई, तो फिर इसने देखो ऐसे पूरा एकदम एआई से मैंने पिक्चर जनरेट की हुई है ये। इसने देखा सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला, देन उसके बाद इसने क्या किया, उसका प्लान किया, एल्गोरिदम लिखी, देन उसके बाद उसे क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करके इवेलुएट किया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हाउ एल्गोरिदम्स आर रिप्रेजेंटेड। एल्गोरिदम आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एल्गोरिदम बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं कि एल्गोरिदम लिख सकते हैं, एल्गोरिदम बना सकते हैं। एल्गोरिदम को लिखने के कुछ तरीके भी तो होते होंगे ना। तो एल्गोरिदम को लिखने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो होगा आपका फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट, और एक होगा हमारा सूडो कोड, ठीक है। तो जो हमारा फ्लो चार्ट है ना, फ्लो चार्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल का मतलब है कि पिक्चर्स की फॉर्म में हम इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। कुछ भी अगर हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, तो इसमें हम पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग हमारी शेप्स होती हैं, ओवल भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, डायमंड भी होता है, ऐसे इस तरीके से कनेक्टर भी होता है, एरोज भी होते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम लेकर के अपनी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इन्हें देखते हैं हम डिटेल में कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। देखो इस तरीके से होते हैं ये। जो हमारा ओवल होता है ये होता है हमारा स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ जाता है हमारा, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ जाता है। ये होता है हमारा एरो। एरो हमारा होता है एज कनेक्टर, हमारा काम करता है एरो। जैसे कि मान लो आपने ये ओवल बनाया, यहाँ पे आपने मान लो रेक्टेंगल बना दिया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और जो हमारा पैरेललोग्राम होता है ये हमारा यूज़ होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। जो भी आप इनपुट अपने फ्लो चार्ट में दोगे या फिर जो भी आपका आउटपुट आएगा फ्लो चार्ट से सोल्व करके, तो वो हमारा किसे आपका दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है पैरेललोग्राम से। और जो हमारा रेक्टेंगल है वो दिखाया जाता है, रेक्टेंगल जो दिखाता है वो दिखाता है हमारा प्रोसेस को दिखाता है। कि मान लो आपने जैसे कि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, एरिया कैलकुलेट करोगे तो जो इसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे, ये प्रोसेस ही तो है बीच में। तो प्रोसेस को आप किस तरीके से दिखाओगे, अपना रेक्टेंगल से। और जब आप इसमें लेंथ को लोगे, मतलब लेंथ को इनपुट करवाओगे, ठीक है, तो वो हमारा किससे दिखाया जाएगा, पैरेललोग्राम से, ठीक है। उसके बाद है ये होगा हमारा डिसीजन। मान लो आपके सामने 2 कंडीशन है, ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारा उसके लिए यूज़ होगा कि आपकी यस और नो की कंडीशन आ रही, तो हमारा पैरेललोग्राम किसके लिए, सॉरी डायमंड किसके लिए होता है, डिसीजन के लिए, ठीक है। तो ये देखो दिखा भी देती हूँ मैं आप लोगों को। ये आपका होता है प्रोसेस, ये होता है डिसीजन, एंड ये होती है प्रोसेस स्टेप, और ये स्टार्ट एंड एंड। इस तरीके से हमारा दिखाया जाता है। क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखो एक क्वेश्चन है, इसमें 2 इनपुट लिए गए हैं। 2 इनपुट कौन से हैं, एक नंबर 1 लिया गया है, एक नंबर 2 लिया गया है। उनका क्या करवाया है, आपस में सम करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, अपने जो हमारा फ्लो चार्ट है स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ओवल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवल का स्टार्ट के लिए यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमने इनपुट क्या करवाया है, नंबर 1 और नंबर 2। उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट के लिए इसमें इसको थोड़ी सी करेक्शन है इसमें, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका सम कैलकुलेट करना है। तो वो हमारा किस चीज़ को दिखाएगा, प्रोसेस को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद डिस्प्ले सम, यहाँ भी इसको करेक्ट कर लो। इसमें क्या होगा, इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, पैरेललोग्राम। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सम आपका आउटपुट में दिख जाएगा। और उसके बाद हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सूडो कोड। सूडो कोड क्या होते हैं, सूडो कोड देखो नाम ही बता रहा है उसका, सूडो मतलब जो रियल चीज़ें नहीं होती हैं, वो सिर्फ ऐसे लिखा जाता है।
रियल नहीं होता है, वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है जिसे जो हम लोग हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। एक मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में वो लिखे जाते हैं, उनमें कीवर्ड्स जैसे यूज़ होते हैं, इनपुट इस तरीके से लिखा जाता है, कंप्यूट, इफ़, एल्स, वाइल, मतलब कैपिटल में लिखे जाते हैं ये सारे वर्ड्स इसमें। इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि भाई प्रोग्रामर जो होता है, जैसे मान लो आप लोग ही किसी चीज़ की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, किसी भी आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रोग्राम लिखना चाहते हो, ताकि आप स्टेप्स कोई भूलो ना, ठीक है, कोई स्टेप आपसे मिस ना हो, या आपको प्रोग्राम काफ़ी लंबा है वो याद ना रहे, ठीक है, कि भाई कौन सी स्टेप कहाँ पे यूज़ करनी है, कौन सी कहाँ पे, तो उसके लिए आप एक सूडो कोड भी लिख सकते हो। तो सूडो कोड हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। अभी हमने 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया था, तो अब हम सूडो कोड देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेप 1 होगी जो हमारी, यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे स्टेप लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टार्ट, देन उसके बाद स्टेप 2 में क्या करोगे, सेट नंबर 1 ये है जो 10 लिया गया है। स्टेप 3 में लिया गया है नंबर 2 5, देन उसके बाद स्टेप 4 अब हम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सम इज इक्वल्स टू नंबर 1 और नंबर 2 का हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। देन डिस्प्ले हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में सम को, एंड देन स्टेप 6 में हमें क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमें सूडो कोड लिखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप उन्हें लिखना है, जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं उन्हें हमें कैपिटल में ही मेंशन करना है, ताकि हमारा जो सूडो कोड है वो दिखे भी अच्छे से। और यही चीज़ें होती हैं जिसे कि जो एग्जामिनर होता है ना वो चीज़ों को देख पाता है, जैसे कि हाँ भाई बच्चे को काफ़ी नॉलेज है। अगर यही चीज़ वैसे तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जामिनर क्या सोचेगा कि अच्छे से उसने पढ़ ही नहीं रखा है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो आपको इन चीज़ों का बहुत माइनर चीज़ें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। इससे जो एग्जामिनर है उस पर इंप्रेशन ही अच्छा जाएगा कि हाँ बंदे ने काफ़ी अच्छा पढ़ रखा है, तभी देखो उसने मतलब इस तरीके से अच्छे से मेंशन की हुई है सारी चीज़ें। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो अभी हमारे ये कुछ एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने ऐड किए हैं और मैंने एक्सरसाइज भी ऐड करी है, तो आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक एल्गोरिदम लिखनी है आपने, एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपको उस चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा है कि आपको 2 का ही स्क्वायर निकालना है, ये कह रहा है कि कोई भी एक नंबर हो उसका स्क्वायर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हाँ भाई हमें वो नंबर इनपुट करवाना होगा, फिर उसे क्या करना होगा, स्टोर करवाना होगा। सबसे पहले तो हम क्या करवाएंगे, इनपुट क्या करवाएंगे, नंबर हु स्क्वायर इज रिक्वायर्ड, जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है। देन उसके बाद प्रोसेस करेंगे उसका कि भाई स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। नंबर को खुद से ही दोबारा मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर निकाल सकते हो। देन आउटपुट क्या करोगे, फिर उसका स्क्वायर प्रिंट करा दोगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा सिर्फ ये समझने के लिए दिया हुआ एल्गोरिदम है जो हमारी, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टेप 1 में क्या करोगे, एक नंबर को इनपुट करवाया, इनपुट अ नंबर एंड स्टोर इट इनटू नम, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करवाया, उन दोनों को नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर निकालने के लिए, और उसे क्या करवा दिया, स्क्वायर में स्टोर करवा दिया, और प्रिंट क्या करवा दिया, उसका स्क्वायर करवा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप, और जो आपकी एल्गोरिदम्स है ना एल्गोरिदम्स है वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से लिखो, आप एल्गोरिदम को अपने तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, इनपुट नम, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड में आप कर सकते हो, कंप्यूट को बड़ा लिख सकते हो, कंप्यूट SQUAR ही इज इक्वल्स टू नम स्टार नम, ठीक है। देन अगली स्टेप में आप कर सकते हो डिस्प्ले स्क्वायर। इस तरीके से आप 3 स्टेप में इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हो, ठीक है। तो एल्गोरिदम कभी भी किसी की भी सेम नहीं हो सकती, और प्रोग्राम भी है जो आपका लॉजिक, मतलब ये हो सकता है कि भाई लॉजिक को सेम आप कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ अलग लॉजिक लगाते हैं किसी प्रोग्राम में, कोई कुछ अलग लॉजिक लगाता है, तो प्रोग्राम भी कई बार हमारे सेम नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद देखो फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर को इनपुट करवाएंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे और फिर प्रिंट करवा देंगे स्क्वायर को, और फिर हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। इस तरीके से हमें ओवल में स्टार्ट करना है। देन हमें पैरेललोग्राम में इनपुट लेना है, फिर जो हमसे पूछा गया है वो कंप्यूट करेंगे, वो हमारा प्रोसेसिंग में आएगा, तो उसे हमें रेक्टेंगल में। देन उसके बाद हमें प्रिंट करना है, प्रिंट मतलब आउटपुट निकालना है, तो उसे हम फिर से पैरेललोग्राम में लिखेंगे, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए हमारा क्या यूज़ हो रहा है, पैरेललोग्राम, और प्रोसेस के लिए हमारा रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है, इनपुट आउटपुट के लिए हमारा ओवल यूज़ हो रहा है। देन इसके बाद हम आउटपुट के लिए ओवल का यूज़ करेंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है ड्रा अ फ्लो चार्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब। एक लाइट बल्ब है, उसकी नॉन फंक्शनिंग दिखानी है, ठीक है। एक उसके लिए हमें फ्लो चार्ट बनाना है। तो देखो अब क्या हो सकता है कि एक जो हमारे घर में भी है, आप लोगों के घर में भी हो सकता है कि मान लो एक लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब की बात हो रही है, अभी वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या सिनेरियो देखोगे? सबसे पहले तो यही देखोगे कि क्या स्विच ऑन है या नहीं है, क्या स्विच ऑन है या ऑफ है, ठीक है। ठीक है, आपने देखा कि स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, लेकिन उसके बाद भी आपका जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है। फिर आप देखोगे कि क्या जो बल्ब है वो जल तो नहीं गया, उसका फिलामेंट जल तो नहीं गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? आपने देखा कि हाँ ठीक है, जो बल्ब है वो जल गया, अंदर से तो सड़ गया, तो उसके बाद आप उसको क्या करोगे? बदल दोगे, रिप्लेस कर दोगे। लेकिन आपने देखा कि वो तो जला भी नहीं है, और ठीक है वो तो लाइट ऑन करने के बाद, लेकिन वो जल भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है, और अंदर से सड़ा भी नहीं है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे और कहोगे कि भाई हमारे बल्ब को देख लो। अगर वो जल गया, अगर वो ऑन हो गया, तो वहीं से हमारी प्रोसेस एंड होगी, ठीक है। तो यही हमारी कंडीशन है, यही सिनेरियो बनता है ना। तो इसका फ्लो चार्ट अब हमें पता लगे कि हमें इस तरीके से अपना फ्लो चार्ट बनाना है। तो उसी तरीके हमारे दिमाग में स्टेप्स सारी आ गई है ना, तो अब हम फ्लो चार्ट इसका आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या बल्ब का स्विच ऑन हुआ है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो स्विच को ऑन कर देंगे, ऑन कर देंगे। क्या ऑन करने के बाद स्विच जो बल्ब है वो जल गया, ठीक है, जल गया, यस है, तो हमारा वहीं से एंड हो जाएगा। अगर बल्ब ऑन करने के बाद स्विच नहीं जला है, तो फिर हम क्या करेंगे कि क्या जो हमारा बल्ब है वो सड़ा तो नहीं है, बर्nt आउट, क्या वो बर्nt आउट तो नहीं हुआ है। अगर वो बर्nt आउट है तो फिर हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा अपने बल्ब को। अगर वो बर्nt आउट भी नहीं हुआ है और फिर भी नहीं जल रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे और इलेक्ट्रिशियन उसे चेक करेगा, और फिर हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिदम टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। क्या कह रहा है कि दो नंबर्स का आपको सम निकालना है, सूडो कोड भी उसका लिखना है और फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 को इनपुट करवाएंगे, फिर नंबर 2 को इनपुट करवाएंगे, फिर उनका रिजल्ट कंप्यूट करेंगे, देन उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। सिंपल। यहाँ पे आप लोग स्टेप भी लिख सकते हो, स्टेप 1। मैं कहूँगी आप स्टेप्स को लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें, तो स्टेप को जरूर लिखिए एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। उसके बाद इसका हमें फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले स्टार्ट करोगे, देन रीड करोगे, फिर रीड, देखो यहाँ पे आप इनपुट भी लिख सकते हो, ठीक है। इनपुट में आप नंबर 1 और नंबर 2 को इनपुट कराओगे, देन उसके बाद रिजल्ट को कंप्यूट करोगे। कंप्यूट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ करना ही पड़ेगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। देन उसके बाद प्रिंट आप रिजल्ट करोगे, एंड देन हमारी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। आपको एरिया भी कैलकुलेट करना है और पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है, किसका? रेक्टेंगल का, सूडो कोड से भी और फ्लो चार्ट से भी। तो अगर आपको एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? लेंथ भी चाहिए, ठीक है, और ब्रेड्थ भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इन दोनों को ही इनपुट करवाओगे, लेंथ और ब्रेड्थ को, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया कैसे निकालते हो? एरिया कैसे करते हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो फिर कंप्यूट कर दोगे एरिया को, देन उसके बाद एरिया को प्रिंट करवा दोगे। उसके बाद पेरीमीटर के लिए आप क्या करते हो? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो फिर आप किसको कंप्यूट करोगे? पेरीमीटर को, और फिर पेरीमीटर को भी प्रिंट करवा दोगे। ये हमारा फ्लो चार्ट है, सेम ही है। स्टार्ट करोगे सबसे पहले, फिर इनपुट करवाओगे लेंथ और ब्रेड्थ को, देन एरिया को कंप्यूट करोगे और प्रिंट करवा दोगे एरिया को, और उसके बाद फिर आप पेरीमीटर को कंप्यूट करोगे, देन उसके बाद पेरीमीटर को प्रिंट करवा दोगे और अपनी प्रोसेस को एंड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस राइट एन एल्गोरिदम टू चेक वेदर अ नंबर इज ओड और इवन। हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो नंबर है वो ओड है या फिर इवन है। आप किसी भी नंबर को ओड है या इवन है कैसे चेक करते हो? 2 से डिवाइड करके चेक करते हो। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर मान लो आपको 13 को चेक करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे। अगर आपका रिमाइंडर 1 बचा है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो नंबर है वो ओड है। अगर हमारे पास, अगर हमें ये चेक करना है कि इवन नंबर है, तो
हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, मोड करके लिख सकते हैं। अभी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 212 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा मोड निकालने का तरीका होता है। देन उसके बाद हम अब इसको सूडो कोड में लिखेंगे। सूडो कोड में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर को एंटर करवाएंगे। प्रिंट एंटर द नंबर, सबसे पहले ये प्रिंट कर दें ताकि जो यूज़र है वो एंटर द नंबर। ये आप मतलब अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रिंट सबसे पहले ये लिखना ही लिखना पड़ेगा। सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनपुट नंबर, सबसे पहले आप नंबर को इनपुट करवाओगे। देन नंबर, जो हमारा नंबर है मान लो 12 है, 12 mod 2, 12 mod 2 मतलब कि जो आप 12 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, अगर वो 0 के इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करवा देंगे, नंबर को इवन प्रिंट करवा देंगे। एल्स हम नंबर को क्या करवा देंगे, ओड प्रिंट करवा देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि डबल इज इक्वल्स टू हमारा क्यों लगा है, हमें सिंगल इज इक्वल्स टू नहीं लगाना है। हम पढ़ रहे हैं पाइथन, पाइथन के थ्रू ही हम अपने जो पूरी सीरीज़ है वो कंप्लीट करेंगे। तो सिंगल इज इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइनमेंट पाइथन में। ठीक है, अगर आप सिंगल इज इक्वल्स टू का यूज़ करोगे तो मतलब क्या है कि आप x इज इक्वल्स टू 2 आपने लिखा है तो आप 2 को x को असाइन कर रहे हो। लेकिन अगर आपने x इज इक्वल्स टू 2 लिखा है तो फिर आप देख रहे हो कि जो x में वैल्यू स्टोर है हमारी, क्या वो 2 के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है। देन ओके यस ट्रू, तो हमारे नंबर क्या हो जाएगा, इवन प्रिंट हो जाएगा। एल्स हमारा नंबर क्या होगा, ओड प्रिंट होगा। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, नंबर को इनपुट करवाएंगे। इफ़ नंबर 1 mod 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर ये यस है तो हम प्रिंट इवन करवा देंगे, नो है तो ओड प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और स्टॉप कर देंगे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस राइट अ सूडो कोड एंड ड्रा अ फ्लो चार्ट वेयर मल्टीपल कंडीशंस आर चेक्ड टू कैटेगराइज अ पर्सन एज आइदर चाइल्ड, टीनेजर और अडल्ट बेस्ड ऑन एज स्पेसिफाइड। ठीक है, ये एक इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहा है कि हमें ये चेक करना है एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि जो एक बंदे ने एज एंटर करी है उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर एज 13 से कम है तो चाइल्ड प्रिंट करवाओ, अगर एज 13 से 20 के बीच में है तो टीनेजर प्रिंट करवाओ, उसको टीनेजर दिखाओ। अगर 20 से प्लस है तो उसको एडल्ट दिखाओ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है और सूडो कोड भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट करवाओगे एज को, देन उसके बाद चेक करोगे, प्रोसेस करोगे और उसके बाद आउटपुट में दिखाओगे चाइल्ड, टीनेजर और एडल्ट। तो सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट सूडो कोड हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करोगे, इसके लिए आप अपने दिमाग में सोचो कि सबसे पहले तो हमें एज पता होनी चाहिए बंदे की, तो इनपुट एज करवाओगे। अगर एज 13 से कम है तो प्रिंट चाइल्ड, अगर एज 20 से कम है तो प्रिंट टीन एजर, अगर एज इसके अलावा कुछ भी एज हो तो फिर वो क्या हो जाएगा। तो इसमें आप थोड़ी सी करेक्शन करना। इसमें करेक्शन क्या होगी, अगर आपकी एज है जो वो ग्रेटर देन तो 13 है लेकिन लेस देन आपकी क्या हो, 20 हो, तो इस तरीके से आप इसको लिखना। तो हमें क्या करवाएंगे, हम टीनेजर प्रिंट करवाएंगे और इसके अलावा जो भी हो तो उसे हम क्या करवाएंगे, एडल्ट प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट देखते हैं किस तरीके से होगा इसका। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, देन एज को एंटर करवाएंगे। अगर एज 13 से कम है यस तो चाइल्ड, अगर नो है तो फिर वो इस स्लैब में हो सकती है। तो एज लेस देन 20, तो यहाँ पे आप 13 20 को मेंशन कर सकते हो ऐसे, 13 से जो बड़ा है और 20 से छोटा है तो उसको टीनेजर प्रिंट करवाओगे। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नो है यस है तो टीनेजर, नो है तो देन क्या प्रिंट हो जाएगा, एडल्ट। और जो भी प्रिंट होगा जहाँ पे भी आपका जाएगा उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगी, स्टॉप। देन लास्ट में क्या हो जाओगे, कोई भी एक ही कंडीशन ट्रू होगी, थोड़ी तीनों तो कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, एक इनपुट के लिए एक ही कंडीशन ट्रू होगी। देन उसके बाद जो भी होगा लास्ट में वही प्रिंट होकर के आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा और आप अपने प्रोसेस को स्टॉप कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राइट सूडो कोड एंड ड्रा अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड फाइंड देयर एवरेज।
क्या कह रहा है कि एक फ्लो चार्ट बनाओ और सूडो कोड भी बनाओ जहाँ 5 नंबर को आप एक्सेप्ट करवाओगे और उनका एवरेज प्रिंट करवाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर पहले तो हमें देखते हैं कि हमारे पास उसके लिए 5 नंबर होने चाहिए। ठीक है, 5 नंबर होने चाहिए और क्या कहा है कि 5 नंबर एक्सेप्ट करवाओ, मतलब यूज़र से ही एक्सेप्ट करवाओ। आप लोगों को ये समझ में आएगा जब हम पाइथन करेंगे ना कि यूज़र से नंबर हम किस तरीके से लेते हैं, तो वो आपको वहाँ पे समझ आएगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि यूज़र से हमें एक्सेप्ट करवाने हैं वो 5 नंबर, 5 से ज़्यादा हमें एक्सेप्ट नहीं करवाने हैं और फिर उनका क्या करना है, हमें एवरेज कंप्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम यूज़र से कहेंगे भाई नंबर डाल। पहला नंबर डालेगा यूज़र, फिर दूसरा डालेगा, फिर तीसरा डालेगा, चौथा डालेगा, पांचवा डालेगा, कुछ भी डाल सकता है, वो उसकी मर्जी है। फिर हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें प्लस करना है सभी नंबर्स को, जितने भी वो नंबर डाल रहा है, देन उसको फिर क्या करना है और 5 से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स ले लेंगे, काउंट नाम से और सम नाम से। और हमारा जो काउंट है वो कब तक चलेगा, 5 तक चलेगा, 0 से 5 तक। 0 से 5 तक का मतलब है 0, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब जो हमारी अपर वैल्यू होती है इसको हम कभी भी प्रोग्रामिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 को ही लेंगे। तो ये भी हमारा कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 नंबर्स हो गए। इतने टाइम्स तक हमारा क्या है, लूप चलेगा। इतने टाइम्स तक वैल्यू यूज़र से हम इनपुट करवा सकते हैं और हमें रिपीट क्या करनी है, देन स्टेप 3 to 5 हमें क्या करनी है, अपने स्टेप्स को रिपीट करना है। ठीक है, क्योंकि रिपीट क्यों करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यूज़र एक ही नंबर डाल सकता है ना, एक साथ तो 5 तो नहीं डाल सकता कि भाई उसने एक ही साथ, अगर वो 5 नंबर एक ही साथ डालेगा तो वो किस तरीके से कंसिडर होगा। मान लो उसने एक साथ ऐसे 5, 6, 9 इस तरीके से डाल दिए, मान लो 5 नंबर, तो वो तो 569 हो गया ना। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें तो अलग अलग नंबर चाहिए हैं। वो तो अलग अलग नंबर चाहिए तो अलग अलग ही उनको इनपुट करवाना पड़ेगा, उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक नंबर यूज़र से इनपुट करवाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, एक सम नाम से ब्लैंक वेरिएबल ले लिया, सम नाम से ब्लैंक वेरिएबल ले लिया। ब्लैंक उसमें हमने क्या स्टोर करवाया है, 0 स्टोर करवाया है, क्योंकि अगर आप किसी भी वैल्यू में 0 को ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सम में आपने क्या लिखा, 0। अब मान लो आपने इनपुट किया एक नंबर 1। ठीक है, तो सम को आपने अपडेट कर दिया सम प्लस नम से। तो सम में आपका ऑलरेडी क्या था, 0 + 1। अब सम में क्या आ गया आपके पास, 1। देन उसके बाद आपने काउंट को क्या किया, काउंट +1 कर दिया। ठीक है, काउंट को +1 क्यों किया, क्योंकि एक बार हम चल चुके हैं ना, तो एक बार हम चल चुके हैं, जैसे हम अगले स्टेप पे जाएंगे तो 1 करेंगे, +1 और हमें टोटल कितनी बार चलना है, 5 बार चलना है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 0 के लिए हम चल चुके हैं। अब हम +1 करके किसके पास जाएंगे, 1 के पास जाएंगे। अब 1 के लिए चलेंगे। ठीक है, अब 1 पे यूज़र ने क्या इनपुट करवाया है, अब दोबारा हम अपने लूप में गए हैं, दोबारा 3 से 5, फिर हम दोबारा लूप में गए। ठीक है, तो अब हम 1 के लिए यूज़र ने मान लो करवा दिया एंटर हमारा 10। ठीक है, तो अब नंबर में हमारे पास क्या आ गया, 10। और सम में हमारे पास ऑलरेडी क्या आ चुका था, 0 + 1 करके 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सम की वैल्यू होगी अब अपडेट होकर के क्या आ जाएगी, सम में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 1 और नम में क्या आ चुका है, 10। और तो सम में हमारे पास क्या आ गया है, 11। तो यहाँ पे 11 आ गया है। ठीक है, तो सम में हमारे पास क्या स्टोर हो गया है, अभी 11। और 2 के लिए हम चल चुके हैं। ठीक है, अब हमारा काउंट क्या हो गया, फिर से +1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो 0 था, 0 के लिए चल चुके, 1 के लिए चल चुके। अब फिर से काउंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, काउंट में 1 स्टोर है तो हमारा 1 + 1 अब हमारा किसके पास आ गया, 2 के पास। अब 2 नंबर पे यूज़र ने इनपुट करवाया है 15 को। ठीक है, अभी हमारे पास इनपुट में क्या आ गया, 15 आ गया। और हमारे पास सम में ऑलरेडी क्या स्टोर है, 11। तो अब सम में 11, ठीक है, प्लस नम में हमारे पास क्या है, 15। तो 5, 1, 6 और 1, 2। ठीक है, तो हमारे पास सम में क्या अपडेट होगी है, वैल्यू 26। और सम में 26 होगी और काउंट में हमारे पास वैल्यू क्या चलेगी, 2 + 1 = 3। अब 3 के लिए इनपुट करवाएगा यूज़र। ठीक है, 3 के लिए यूज़र ने 2 इनपुट करवा दिया, तो अब हमारे पास नम में क्या आ गया, 2। ठीक है, तो नम में 2 आ गया और सम में हमारे पास ऑलरेडी क्या स्टोर है, 26। तो सम में अब 3 के लिए क्या आ गया, सम
26 प्लस 3, तो हमारे पास क्या हो गया ये 29। और काउंट की वैल्यू हम फिर से अपडेट कर देंगे। काउंट में अब हमारे पास क्या है 3, तो काउंट की वैल्यू +1 हो जाएगी। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। अब 4 के लिए यूज़र ने एंटर करवाया है मान लो हमारा 1, ठीक है। तो नम में क्या आ गया हमारे पास, नम में हमने 4 के लिए 1 इनपुट करवाया ना, तो 1 आ गया है। देन सम में ऑलरेडी क्या स्टोर है 29, और सम में अब क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। 29 + 1 तो क्या हो गया 30, ठीक है। और जो अब ये 30 है, तो 30 को आप किससे डिवाइड कर दोगे 5 से डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। तो ये इसी तरीके से हमारी स्टेप्स है जो वो ऐसे लूप में घूमती रहेंगी जब तक कि हमारा जो काउंट है वो <5 रहे, ठीक है। तो <5 तक ही हमने अपना लूप चलाया है। उसके बाद कंप्यूट कर देंगे हम एवरेज को और प्रिंट कर देंगे एवरेज को। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों को इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को ड्राई रन करके देखना है। देन अब हम अपने फ्लो चार्ट की तरफ जाएंगे। हमें फ्लो चार्ट कैसे बनाना है इसका, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद काउंट को इनिशलाइज करेंगे 0 से, सम को भी इनिशलाइज करेंगे 0 से। देन उसके बाद काउंट को हम कब तक चलाएंगे, जब तक कि हमारा काउंट <5 रहेगा, ठीक है। जब और उसके बाद अगर <5 है हमारा काउंट तो यस करेंगे। यस करने के बाद हम देखो जब तक कि हमारा काउंट <5 था, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले काउंट की वैल्यू हमारे पास 0 थी ना, काउंट की वैल्यू 0 थी। जब तक काउंट की वैल्यू <5 थी, जब तक काउंट हमारा 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, तब तक हम क्या करवाते रहे अपने नंबर को इनपुट करवाते रहे। तो हमें तब तक क्या करवाना है, अपने नंबर को इनपुट करवाना है। और नंबर को इनपुट करवा के हमें सम की वैल्यू हर बार अपडेट करनी है सम प्लस नंबर से। देखो हम हर बार अपनी सम की वैल्यू नंबर प्लस सम से अपडेट कर रहे थे ना, जो भी हमारे पास सम था पहले से, और उसमें नंबर को ऐड करके हम हर बार सम की वैल्यू अपडेट कर रहे थे। देन काउंट को भी हम +1 से अपडेट कर रहे थे हर एक बार। तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और जैसे ही ये हमारा 5 के इक्वल आएगा, 5 <5 क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो वैसे ही हम अपने लूप से बाहर आकर के एवरेज को कंप्यूट कर देंगे, ठीक है। और फिर प्रिंट कर देंगे एवरेज को और स्टॉप कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोल्व करना है, क्योंकि एकदम से अगर ऐसे पेपर में अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी, मान लो कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एकदम से पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको यही समझ में नहीं आएगा। आपको ये तो पता होगा कि हमें 5 नंबर इनपुट करवाने, इसका एवरेज निकालना है, हाँ आपको ये पता होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। लेकिन जब बात आएगी कि आपको इसका सूडो कोड लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, वहाँ पे आप मिस्टेक करोगे ही करोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि जब तक हम इसे खुद से अपने पेन से हाथ से सोल्व नहीं करते, तब तक मिस्टेक होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। मैं बच्चों को पूरा दिन करवाती हूँ, ठीक है, तब भी बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि बार बार बच्चों से प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट pseudocode and draw flowchart to accept numbers till the user enters 0। जब तक हमें नंबर्स को एंटर करवाना है, जब तक यूज़र 0 एंटर नहीं करता। और फिर उसके बाद हमें इसका एवरेज कंप्यूट करना है। पहले क्या कंडीशन थी कि 5 नंबर्स को इनपुट करवाना है, लेकिन अब क्या कंडीशन है, जब तक यूज़र 0 इनपुट नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले काउंट को भी 0 इनिशियलाइज कर देंगे, सम को भी 0, देन उसके बाद नंबर को इनपुट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा जो यूज़र है वो 0 को एंटर नहीं कर देता। वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक हमारा लूप क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और जैसे ही यूज़र ने 0 इनपुट करी तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो वैसे ही हम अपने लूप से बाहर चले जाएंगे। किसी भी लूप से आपको बाहर आने के लिए कंडीशन का फॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो आप कभी भी लूप से बाहर नहीं आ पाओगे, और आपका जो वो लूप है वो इनफाइनाइट लूप चला जाएगा, जो कि एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर स्टेप से 6 नंबर स्टेप्स तक आपको रिपीट करना है। वही सम में क्या करवाना है, सम और नंबर को सम करते चले जाना है, काउंट को भी +1 हर बार करते चले जाना है, और हर नंबर को हमें क्या करवाना है, इनपुट करवाना है। देन उसके बाद काउंट, जो जितना भी हमारा काउंट होगा ना, काउंट से आप क्या कर दोगे, जो सम होगा हमारा उसे डिवाइड कर दोगे और एवरेज को प्रिंट करवा दोगे। इसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ करके एक बार सोल्व करके देखना, इजी है, उसी तरीके से है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर द फ्लो ऑफ कंट्रोल। जो हमारा प्रोग्राम चलता है, हमारा जो भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं वो किस तरीके से फ्लो करते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रोग्राम्स है पाइथन में वो टॉप टू बॉटम फ्लो करते हैं। एन एल्गोरिदम डिफाइंस द फ्लो ऑफ इवेंट्स विच कैन बी इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, ब्रांच बेस्ड मतलब डिसीजन, जैसे हम डिसीजन इस तरीके से लिख रहे थे ना, तो डिसीजन बेस्ड भी हो सकते हैं और रिपीट भी हो सकते हैं। रिपीट जैसे भी हमने रिपीटिशन का करा है, जो ये एवरेज निकालने वाला वो रिपीटिशन का था ना, तो रिपीटिशन भी हो सकती है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल होते हैं। सीक्वेंस, ऑल स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। जो इसमें क्या होता है कि सारी की सारी स्टेप्स होती हैं वो एक के बाद एक आपकी होती हैं। जैसे कि अभी हमने जो ये प्रोग्राम किया था ये था सीक्वेंशियल, क्योंकि इसमें पहले ये स्टेप हो रही थी, देन ये स्टेप, देन ये स्टेप, इसमें सीक्वेंस वाइज आपकी स्टेप्स चल रही थी ना, तो ये हमारा क्या हो गया है, सीक्वेंशियल, ठीक है। Calculating the area perimeter of rectangle requires you to input the length, breadth, then compute area, then print area, compute perimeter and then print perimeter। ये सारे क्या थे, हमारे sequentially थे। उसके बाद सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि कोई ना कोई कंडीशन होती है कि हाँ भाई कंडीशन ट्रू है तो आपको इस तरफ जाना है, फॉल्स है तो इस तरफ जाना है। इसमें हमें पाथ को चूज करना पड़ता है, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन इसमें हमारी लगती हैं। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमारी कंडीशन थी, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, जो ये वाला क्वेश्चन था, तो ये कंडीशनल था हमारा कि अगर कंडीशन हमारी एज हमारी लेस देन 13 है तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम चाइल्ड प्रिंट करेंगे। एज ग्रेटर देन 13 है तो हम फिर आगे जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, कंडीशनल है, इसमें सिलेक्शन हो रहा है चीज़ों का। जैसे कि इफ़ अ पर्सनस एज इज़ 18 और ग्रेटर देन दे आर एलिजिबल टू वोट, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अदरवाइज वो वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिपीटिशन। रिपीटिशन अभी हमने जो किया है कि एवरेज निकालना है तो बार बार में हम नंबर एंटर करवा रहे थे ना यूजर से, तो रिपीट हो रही थी ना चीज़ें, तो वो हमारा क्या होता है, रिपीटिशन। इसमें लूप चलता है, इटीरेशन होती है। अ सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। जब तक कि हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन है वो नहीं मिल जाती हमें, तब तक हमारा प्रोग्राम है जो वो एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे कि अब आपको कहा जाए कि आप क्लैपिंग करो 5 बार, तो वो रिपीटेशन होगी ना कि 5 बार आप क्लैपिंग कर रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वो चीज़ आपने करी है, तो रिपीट कर रहे हो आप उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन तक कि हाँ भाई आपको 5 तक रुक जाना है, लेकिन एक कंडीशन लगा। अब आप किसी को कहो कि आप क्लैपिंग करो, वो इनफाइनाइट लूप हो गया, उसमें आपको पता ही नहीं कि कितने टाइम तक आपको ताली बजानी, तो वो इनफाइनाइट लूप हमारा कभी भी नहीं होना चाहिए। फाइनाइटनेस होनी चाहिए। हमारे जो फ्लो चार्ट है, हमारा सूडो कोड है या फिर हमारा जो प्रोग्राम है उसमें फाइनाइटनेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ये देखो, इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से चलता है। सिलेक्शन है वो इस तरीके से कि येस कंडीशन, नो कंडीशन। अगर येस कंडीशन है तो फिर हमारा कोई अलग टास्क एग्जीक्यूट होगा, नो कंडीशन है तो अलग टास्क एग्जीक्यूट होगा, फिर एंड हो जाएगा। रिपीटिशन में कोई भी आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन तक चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी हम वैसे ही लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन भी करना जरूर होता है। एक बार हमने जो प्रोग्राम बना दिया, एल्गोरिदम लिख दी है, उसका हमें वेरिफिकेशन भी करना होता है कि क्या जो हमने एल्गोरिदम बनाई है, प्रोग्राम लिखा है, फ्लो चार्ट बनाया है, क्या जो हम डिज़ायर्ड आउटपुट चाहते हैं क्या वो हमें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप होती है। इट इज़ वाइटल टू वेरीफाई एन एल्गोरिदम टू एंश्योर इट वर्क्स करेक्टली इन एवरी सिचुएशन। क्या वो हर एक सिचुएशन में ठीक से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर आप जैसे आपने अभी एक एज वाला प्रोग्राम लिया था, एज वाला फ्लो चार्ट लिया था, अगर आप उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन ना ही दो, अब आपने ये तो लिख दिया कि एज जो है आपकी वो 13 से लेस होनी चाहिए, तो आप ये प्रिंट करवाओगे, 13 चाइल्ड प्रिंट करवाओगे, ठीक है। 13 से ज़्यादा हो तो वो टीनेजर प्रिंट करवाओगे। लेकिन अगर आप उसमें यही स्पेसिफाई ना करो कि एज है जो वो 13 है, तो अगर आपने एज को कुछ मेंशन ही नहीं किया है तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम है जो वो ठीक से नहीं चल पाएगा। कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जब आप चेक करना चाह रहे हो तो वो नहीं आउटपुट दे पाएगा। तो वो हमारी जो उसमें जो है प्रोग्राम की जो
क्रेडिबिलिटी है वो नहीं रहती है, ठीक है। तो स्पेशली फॉर क्रिटिकल सिस्टम्स लाइक बैंकिंग सॉफ्टवेयर, हमें उन्हें ड्राई रन करके देखना होता है। जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया है ना फ्लो चार्ट ड्राई रन करके, तो उन्हें ड्राई रन करके अच्छे से देखो कि क्या हाँ हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। ड्राई रन क्या होता है? दिस इज़ द मैनुअल मेथड ऑफ टेकिंग डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़, अलग अलग वैल्यूज़ को अपने हाथ से आप लोगे, इनपुट उसमें करके देखोगे, देन उसे फिर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे, और अगर आपका आउटपुट करेक्ट आता है देन इट इज़ ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डीकम्पोजिशन। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और एक बार में इतना सारा रिकॉर्ड कर पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो डीकम्पोजिशन आपका इस चैप्टर में रहता है। देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन, डीकम्पोजिशन चैप्टर तो टॉपिक तो छोटा सा है, और एनसीईआरटी के जितने भी आपके 13-14 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।